मुझे गाड़ी की चाबी लाकर दो। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। दानियाल शाह ने अपने नौकर को इशारा किया, मगर वो कमरे में जाने की बजाय खामोशी से अपने मालिक के चेहरे को तकने लगा। इसके चेहरे पर खौफ और परेशानी के तासुरात साफ नुमाया थे। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खोए हुए हो? मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। जाओ, जाकर मेरी गाड़ी की चाबियां लेकर आओ। मुझे कहीं निकलना है। दानियाल ने हैरत से नौकर के परेशान चेहरे को देखा। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके हर हुक्म की तामील हवेली का एक एक नौकर पलक झपकते ही करता था, मगर आज बख्तू इसके हुक्म के अदुबली करते हुए चुपचाप खड़ा था। दानियाल शाह ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो हड़बड़ा कर होश की दुनिया में आया और चोर नजरों से अपने छोटी मालकन को देखने लगा, जो सिर्फ 17 साल की थी, मगर इसने पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचा रखा था। घर के बुजुर्गों के साथ साथ नौकर भी इससे काफी डरते थे। दानियाल ने इसकी निगाहों का पीछा किया तो देखा कि वहां जोया खड़ी थी। दानियाल की नजरें जैसे जोया पर पड़ी, इसने फौरन अपनी पलकें झुका ली और चेहरे पर ढेरों मासूमियत सजा ली। निचला होंठ बाहर निकालते हुए वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। इस वक्त वो वाकई एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी, इतनी मासूम कि अगर कोई ऊंची आवाज में बोल दे तो नाजुक गुड़िया में दरार आ जाए। लेकिन ये तो सिर्फ दानियाल ही जानता था कि ऊपर से मासूम दिखने वाली जोया अंदर से पूरी आफत की पुड़िया थी। अब क्या किया तुम लोगों ने? दानियाल शाह ने सीने पर हाथ बांधे और दोनों के चेहरों को गौर से देखने लगा, जिससे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इनके जहन में चल क्या रहा है। बेचारे नौकर का हाल तो बहुत बुरा हो गया था। इसका पूरा वजूद डर से कांप रहा था, क्योंकि यह मामला ही कुछ ऐसा था। दानियाल की गाड़ी को कोई हाथ लगाए तो वो तूफान खड़ा कर देता था, और यहाँ तो आगे सोचने की बख्तू में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि इससे बाहर रखा ही इसलिए गया था कि गाड़ियों की देखभाल कर सके। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो इसे मिस्त्री के पास ले जाए। जोया तो दानियाल के तेवर देखते ही अपनी जान बचाने के लिए फौरन कमरे में भाग गई। अब वहां से वो दोनों ही बचे थे। बख्तू, अब कुछ बोलोगे या फिर मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा? इस बार दानियाल का लहजा सख्त था। बख्तू ने जल्दी से दानियाल के सामने हाथ जोड़ दिए। मालिक, हमें माफ कर दें, हमारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो फिर खामोश हो गया। आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दानियाल ने इसे कुरेदा। मालिक, छोटी मालकन ने गाड़ी कहीं ठोक दी है। गाड़ी की हालत बहुत खराब है। मैंने इसे मिस्त्री के पास भिजवा दिया है। ये सुनकर तो जैसे दानियाल के सर पर आसमान आ गिरा। तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? अरे, वो गाड़ी 2 दिन पहले ही मैंने शोरूम से निकाली थी। बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। और तुम्हारी छोटी मालकन को वो गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन चीजों से दूर रखा करो। इसे तो ढंग से ड्राइविंग भी नहीं आती। तुम हमेशा गलती कर जाते हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? चलो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो बुरी तरह नाराज हो गया था। तकरीबन 2 दिन पहले ही इसने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें वो डील फाइनल करने में कामयाब रहा था, और बदले में इसे एडवांस में 6 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 5 करोड़ की इसने नई गाड़ी खरीदी थी। लेकिन वो गाड़ी मैडम ने एक ही दिन में कहीं ले जाकर ठोक दी थी। जब इसने गाड़ी की हालत देखी तो इससे चक्कर आने लगे। अपने चकराते सर को संभालते हुए वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया, और फौरन ही इसके दिल में जोया का ख्याल आया। कहीं इस बेवकूफ नासमझ लड़की को चोट तो नहीं लगी? जब गाड़ी की हालत इतनी खराब है तो यकीनन जोया को भी चोट लगी होगी, तो इसने मुझसे छुपा ली है। वो फौरन गाड़ी भगाता हुआ दोबारा हवेली आया। मिस्त्री को इसने ताकीद कर दी थी कि गाड़ी ध्यान से ठीक करे। वो तेज तेज कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की मुस्कुराहट थी। गुलाबी होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। शायद वो कोई गाना गुनगुना रही थी, और बहुत ही एहतियात से नेल पॉलिश लगा रही थी। ऐसे मस्त अंदाज में देखकर दानियाल दरवाजे पर रुक गया। कितने लम्हे वो इसके मासूम चेहरे को देखता रहा। चेहरे पर वही बेफिक्री और हमेशा की तरह खूबसूरती। अभी वो सिर्फ 17 साल की थी। नई नई जवानी ने खूब रंगो रूप बखेर रखा था। इसके तीखे नए नक्श इसे सबसे अलग बनाते थे। छोटी सी सतवा नाक, खिलता सफेद रंग, हल्के गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, और इन काली आंखों के ऊपर घनी पलकों की झालर वो सादगी में भी कयामत ढाती थी। इस वक्त वो दुपट्टे से बेखबर बड़े मगन अंदाज में अपने पैरों पर झुकी नेल पॉलिश लगा रही थी।
आगे झुकने की वजह से दानियाल की नसें एक पल के लिए भटक गईं। अगले पल इसने अपना थूक निगलते हुए नसें हटाईं। वो किसी भी कमजोर पल का शिकार होकर इसकी खूबसूरती में कैद होना नहीं चाहता था। भले वो इसकी बीवी थी, वो इस पर अपना पूरा हक रखता था, लेकिन इसे ये भी पता था कि वो अभी बहुत छोटी है। अगर इसके साथ कुछ भी गलत कर बैठा तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन वो तो इतनी मगन थी कि इसकी तरफ देखा ही नहीं। दानियाल के लबों पर अब एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो ऐसी थी, लापरवाह सी, बेफिक्र सी। वो लड़की किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। इनकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे, मगर इन 2 सालों में इसके करीब जाना तो दूर की बात। दानियाल शाह ने अपनी बीवी को कभी गौर से भी नहीं देखा था, और यही बात अब जोया को चुभने लगी थी। वो इसे जताना चाहती थी कि अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि समझदार हो चुकी है और सब कुछ समझती है। तुम ठीक तो हो? वो तेजी से चलते हुए इसके पास आया और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्रमंद लहजे में पूछा। इसके लम्स को महसूस करते ही एक सनसनाहट की लहर जोया के पूरे वजूद में दौड़ गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जबकि इसके गाल भी शर्म से गुलाबी हो गए थे। आजकल तो वो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगी थी, क्योंकि अब वो अपने शौहर की नजदीकियां चाहती थी। चढ़ती जवानी के जज्बात इसे तंग करने लगे थे और वो दानियाल के चौड़े सीने से लगकर अपने जज्बात को सुकून देना चाहती थी। लेकिन दानियाल हमेशा इससे दूरी बनाए रखता और यही बात जोया को चढ़ने पर मजबूर कर देती थी। वो कैसे दानियाल को बताती कि इसका मन दानियाल शाह की खुशबू को महसूस करने के लिए मचलने लगा है। मैं ठीक हूँ, इसने लड़ती आवाज में जवाब दिया, मगर दानियाल ने इसके लहजे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसने जोया को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया और इसे इधर उधर से चेक करने लगा। यकीनन तुम्हें चोट लगी है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही। उसके बाजुओं को छूकर देख रहा था और अब इसके हाथ इसकी कमर पर गए थे। जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इसका हर लम्स जोया की धड़कनों में एक नया शोर पैदा हो रहा था, और इस बात से बेखबर दानियाल इसके वजूद को टटोलकर इसकी चोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दानियाल, चोट तो कहीं और लगी है, तुम अभी तक सही जगह पर नहीं पहुंच पाए हो। दानियाल घबरा कर खड़ा हुआ। कहाँ कहाँ लगी है चोट? दिखाओ मुझे। यहाँ लगी है मुझे चोट। इसने अपने दिल पर उंगली रखी थी। छूकर महसूस करो मेरी चोट को। कितना दुखता है मुझे, और आपको इस बात का एहसास तक नहीं। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। वो इसकी बात का मतलब फौरन समझ गया था और एक झटके से इससे दूर हुआ। पागल हूँ दानियाल, आपके प्यार में पागल हूँ। मेरी इन धड़कनों को महसूस करो जो इस दिन रात तुम्हारे नाम पर धड़कने लगी हैं, लेकिन तुम तो मुझसे यूं दूर भागते हो जैसे मैं कोई अछूत हूँ। क्या क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? वो आंखों में आंसू लिए दर्द भरे अंदाज में सवाल कर रही थी, और दानियाल को इसकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे। आगे बढ़ते हुए इसने जोया के आंसू साफ कर दिए। तुम बहुत खूबसूरत हो जोया, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर किसी के भी होश गुम हो जाएं, और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते? इसे सिसकते हुए कहा। मेरी मजबूरी है जोया, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अभी तुम बहुत छोटी हो, इस रिश्ते की नजाकत की तुम्हें समझ नहीं है। नहीं हूँ मैं छोटी, बहुत बड़ी हो गई हूँ। बताइए कहाँ से छोटी हूँ मैं? वो तनकर दानियाल के सामने खड़ी हो गई थी। बिना दुपट्टे के वो अपनी जवानी के रंग बिखेर रही थी, और दानियाल की धड़कनें एक पल के लिए तेज हुई। इसने जल्दी से नजरें हटा ली। देखा नहीं हूं ना मैं आपको पसंद, इसलिए आप मुझसे नजरें छुड़ाते हैं, मुझे जी भरकर देखते भी नहीं है। मासूम सी 17 साल की जोया को दानियाल की आंखों के जज्बात समझ नहीं आते थे। इसे बस अपना इग्नोर होना बुरा लगता था। दानियाल ने इसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, और ऐसे दूर करूंगा कि तुम खुद मेरी शिद्दतों से पनाह मांगोगी। वो अपनी आंखों में मदहोशी के रंग लिए से देख रहा था, लेकिन बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। फिलहाल तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो। अगर मैं तुम्हें किसी चीज से मना करता हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ। इसका एक्सपेरिमेंट करने लगो। ये मतलब नहीं है कि तुम हर चीज में तजर्बे, इस जिंदगी तजर्बों की भीड़ नहीं चढ़ाई जा सकती, ये बहुत अनमोल है। वो इसे और भी कई बातें समझा रहा था, लेकिन जोया का ध्यान तो बस इसके हाथ पर अटका हुआ था, जो इस वक्त इसके गालों को छू रहा था।
जब दानियाल ने अपना हाथ हटाया तो इसे बुरा लगा। वो वहां से जाने वाला था कि जोया ने इसका बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? दानियाल बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा तो था कि जोया ने इसकी इजाजत के बगैर गाड़ी को हाथ लगाया तो लगाए कैसे। बात गाड़ी की नहीं थी। अगर जोया को कुछ हो जाता तो दानियाल दादी को क्या जवाब देता? दादी ने इससे एक वादा लिया था। जितनी बड़ी गलती जोया ने की थी, अगर इसका बस चलता तो वह इस घर से बाहर निकाल देता। सिर्फ दादी की वजह से वो इसका ख्याल रखता और इज्जत करता था। हाँ, मैं ठीक हूँ, ये कहकर जोया ने झटके से इसका बाजू छोड़ दिया। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, अगर कहो तो डॉक्टर के पास ले चलूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, इसने आहिस्ता से कहा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं समझा नहीं। वो वाकई कुछ नहीं समझ पाया था, या शायद जानबूझकर अनजान बन गया था। कुछ नहीं, मैं तो यूं ही बात कर रही थी। आप जाइए, आपको ऑफिस से देर हो रही होगी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई, जबकि वो भी कंधे उचकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ऑफिस में बैठे इससे भी 2 घंटे ही हुए थे कि एक बार फिर घर से कॉल आने लगी, और ये कॉल इसके खास नौकर की थी, जिसे इसने जोया की हिफाजत के लिए रखा हुआ था। साहब जी, छोटी मालकिन का कुछ पता नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिल रही, न जाने कहाँ चली गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि इस पर नजर रखना। और इसे घर से बाहर निकलने की इजाजत किसने दी? और तुम हो के तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। दानियाल का सर बुरी तरह से झंझला उठा था। वो जितना इस लड़की को समझाता था, वो इतना इसके सर पर चढ़कर नाचती थी। ओ गॉड, मुझे हिम्मत देना, नहीं तो इस बार ये लड़की मेरे हाथों मारी जाएगी। वो मन ही मन में इस पर गुस्सा हो रहा था। साथ ही इसने अपना मोबाइल ऑन किया और इसकी लोकेशन ट्रेस करने लगा। दरअसल इसने जोया के मोबाइल में एक छोटी सी डिवाइस कनेक्ट की हुई थी, जिससे वो जान सकता था कि वो इस वक्त कहाँ है। मगर ये क्या, इसका मोबाइल तो घर पर ही पड़ा हुआ था। इस दिन मौसम भी बहुत खराब था, तेज हवाएं चल रही थी और आंधी तूफान का खदशा था। वो लड़की गाड़ी लेकर बाहर निकल चुकी थी। एक गाड़ी को तो वो बर्बाद कर ही चुकी थी, और अब इससे लग रहा था कि दूसरी भी इसके हाथों से निकल जाएगी। इसने अपनी नादान और बेवकूफ़ी में के सभी दोस्तों को कॉल कर दी, मगर सबने अनजान बनने का नाटक किया। फिर वो हवेली के आसपास के इलाकों में से ढूंढने निकल गया, और तकरीबन 4 घंटों की मेहनत के बाद वो इसे एक चाय के होटल में बैठी मिली। वो बहुत सुकून से चाय पी रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर के सामने वाली टेबल पर बैठे कुछ आवारा लड़के इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये सब देखकर दानियाल शाह का खून खोल उठा था। वो गुस्से से लपकता हुआ वहां पहुंचा और एक लड़के का कॉलर पकड़कर इसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो लड़का जहनी तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। ये देखकर बाकी लड़के भी चौंक गए कि इस अजनबी ने बिना कुछ कहे सुने इनके दोस्त पर हाथ उठा दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दोस्त पर हाथ उठाए, दूसरे लड़के ने खड़े होकर कहा। लेकिन दानियाल ने इसका हाथ भी पकड़ लिया और इसे भी अच्छा सबक सिखाया। थोड़ी देर में वहां बैठे तमाम लड़कों को मजा चखा चुका था। इसके लिए एडवेंचर जोया जो सिर्फ एक सुनसनी थी, इसके वहम और गुमान में भी नहीं था कि दानियाल शायद से ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। अब की बार वो अपनी बीवी के पास आया और जोर से टेबल पर हाथ मारा। मैंने तुम्हें क्या समझाया था जोया? जब तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें अपने पिछले सारे तौर तरीके छोड़ने होंगे, अपनी सारी आदतों को कुर्बान करना होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, इतनी कि इन्हें ये भी परवाह नहीं होती थी कि इनकी बेटी कहाँ है और कहाँ वक्त गुजार रही है। मगर माफ करना, मैं तुम्हें इतनी आजादी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इतनी आजादी नहीं दे सकता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, और जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो ये मेरा फर्ज है कि तुम्हारी हिफाजत करूं। अब तुम खुद चल रही हो या मैं तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊं? आखिरी बात दानियाल ने दांत पीसते हुए कही तो वो फौरन उठी और भागती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। दानियाल शाह ने एक नजर इसकी लाई हुई गाड़ी पर डाली। शुक्र है कि गाड़ी की हालत बिल्कुल ठीक थी। तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही थी, और पिछले 4 घंटे से कहाँ घूमती रही हो? मुझे सच सच बताओ। मैं साहिर और बाकी लोगों के साथ खाना खाने आई थी, जोया ने धीमी आवाज में कहा। ये वही है ना जो तुम्हारे कॉलेज का दोस्त था? ये सुनकर इसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम अपने मर्द दोस्तों से नाता तोड़ दोगी? तो फिर ये सब क्या है?
क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है या तुम्हें लगता है कि मुझे उल्लू बनाना बहुत आसान है? वो गुस्से से धारा। आपने तो कहा था कि मैं अपने कज़न के साथ घूम सकती हूँ, और आप जानते हैं कि मैं शायद मेरा बहुत अच्छा कज़न है और कज़न होने के साथ साथ दोस्त भी है। वो तुम्हारा कैसा कज़न है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी माँ की सहेली का बेटा, यही ना? तुम इसकी माँ को खाला कहती हो तो वो तुम्हारा कज़न हो गया। वेरी फनी। वो गुस्से से चीख पड़ा। कान खोल कर सुन लो, वो मेरे सीने पर एक बोझ की तरह है। जोया आंखें फाड़े दानाल के इस गुस्से भरे रूप को देखती रही। वो उस पर गुस्सा कर रहा था और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि इसके दिल में एक मीठी सी लहर उठी थी। वो इस पर अपना हक जता रहा था और ये बात जोया को अच्छी लगी। ये सोचते हुए संजीदा सूरत हाल में भी इससे हंसी आ गई और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसकी हंसी ने दानियाल शाह के गुस्से को मजीद हवा दे दी। इसने झटके से गाड़ी रोकी। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? इसने मासूमियत से अपने शौहर के चेहरे को देखा जो इससे तकरीबन 10 साल बड़ा था। गाड़ी से नीचे उतरो। क्या मतलब? गाड़ी से उतर जाऊं? लेकिन बाहर कितना अंधेरा है, इस वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। मैं तो बाहर नहीं जा रही। इसने अपने बाजू समेटे और सीट से टेक लगाकर बैठ गई। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रहा, बल्कि हुक्म दे रहा हूँ कि अभी और इसी वक्त गाड़ी से नीचे उतरो। मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे गुस्से की परवाह ही नहीं। उल्टा तुम मुझ पर हंस रही हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जोया की चेहरे की हवाएं उड़ गईं और इसका जिस्म डर से कांपने लगा। अगर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़े तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम खुद उतर रही हो या मैं धक्का देकर उतारूं? फिक्र मत करो, हवेली यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। अगर पैदल आओगी तो मुश्किल से 25 मिनट लगेंगे, बशर्त ये कि ये रास्ते में किसी जंगली जानवर से सामना न हो जाए, वरना फिर से तुम्हारी हड्डियां ही मिलेंगी। मुझे डरा भी रहा था और गाड़ी से उतरने का कह भी रहा था। मैं दादी से जाकर आपकी शिकायत करूंगी, इसने मासूमाना धमकी दी। और मैं साफ मुकर जाऊंगा। वैसे भी दादी तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुकी हैं। वो तो खुदा का शुक्र अदा करेंगी कि तुम जैसी लड़की से इनकी जान छूटी है। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो रोने वाली हो गई। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है। ये कहकर वो खुद गाड़ी से उतरा, दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और इसका हाथ पकड़कर जोर से सड़क पर खींच लिया। जोया के घुटने जमीन में टकराने की वजह से जख्मी हो गए और वो दर्द से करा उठी। इसकी चीख सुनकर एक पल के लिए दानियाल का दिल कांपा, मगर अगले ही पल इसने खुद को फिर से पत्थर बना लिया। वो इसे वहां छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। जैसे जैसे गाड़ी की लाइट जोया से दूर होती जा रही थी, इसे लग रहा था कि वो मौत के करीब जा रही है। दानियाल के जाने के बाद जोया ने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, मगर अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर गई। पैर फिसलने की वजह से वो नीचे ढलवान से जंगल की तरफ लड़कती चली गई। दानियाल अभी सिर्फ 3 मिनट की ड्राइविंग पड़ी आगे गया था कि अचानक इसका दिल घबराने लगा और जोया का डरा हुआ चेहरा इसकी आंखों के सामने घूमने लगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो बच्चों जैसी हरकत कर रहा हूँ। रात के इस पर एक जवान लड़की जो मेरी बीवी भी है, इसे सड़क के बीचों बीच छोड़ देना क्या किसी मर्द को जेब देता है? कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई गलत इंसान मिल जाए। यही सोचकर इसने फौरन गाड़ी रिवर्स की, मगर जब वो वहां पहुंचा तो दूर दूर तक जोया का नामो निशान न था। जंगल में गिद्धों के रोने की आवाजें आ रही थी। जिंदगी में पहली बार दानियाल डर गया था, और वो भी इस छोटी सी लड़की के खो जाने पर। वो ऊंची आवाज में इसका नाम पुकारने लगा, लेकिन जोया तो होशो हवास से कोसों दूर जंगल के बीचों बीच पड़ी थी। ए खुदाए, मैंने क्या कर दिया? पता नहीं वो मासूम नादान कहाँ चली गई है। वो तकरीबन पूरे 3 घंटे तक इसे ढूंढता रहा और इन घंटों में इसकी सांसें सूख चुकी थी। इसने अपने एक पुलिस अफसर दोस्त को भी कॉल कर ली थी और अब वहां पुलिस भी इसकी मदद के लिए मौजूद थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, साहब जी, यहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी है, देखें कहीं ये वो तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर दानियाल वहां भागता हुआ गया और जब सामने पड़ी हुई बेहोश जोया को देखा तो इसके दिल को करार आया, जैसे इसे नई जिंदगी मिल गई हो। इसने फौरन जोया को अपनी बाहों में उठाया और अस्पताल की तरफ भागा। वो डर और सदमे की वजह से बेहोश हुई थी। जब जोया को होश आया तो उसने देखा दानियाल इसके बिल्कुल करीब बैठा है। इसने जोया का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और अपना सर इसके हाथों के पास झुकाया हुआ था। जोया के दिल में शदीद ख्वाहिश जागी कि वो इसके बालों में उंगलियां फेरे और इसके लम्स को महसूस करे, मगर इससे पहले कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती, दानियाल ने सर उठा लिया। इसकी आंखें नींद की कमी से सुर्ख थीं
और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मगर जैसे से जोया को होश में देखा, इसकी बेचैनी खत्म हो गई और आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। चेहरा एकदम खिल उठा था। खुदा का लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। इसने रब का शुक्र अदा किया और फिर सीधा मंदिर चला गया। वो अब भी जोया को एक छोटी बच्ची समझता था और इसी वजह से इसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था, जबकि जोया को ये सब पसंद नहीं था। वो इसके साथ एक सच्ची इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू करना चाहती थी, एक मुकम्मल रिश्ता चाहती थी, मगर अपने मुंह से कहने में से शर्म आती थी। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी कि जिससे वो दानियाल की नजरों में बनी रहे और वो इस तरफ मायल हो। इसलिए इन दिनों वो अपने शौहर को अपने पीछे लगाए हुए थी, लेकिन वो भूल गई थी कि ऐसी हरकतों से वो सिर्फ अपने शौहर को परेशान कर सकती है और कुछ नहीं। जब वो दोबारा कमरे में लौटा तो इसे जोया की आंखों में एक अलग ही चमक दिखी जो इसे आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो इसे एक इशारे दे रही थी और दानियाल इसे अच्छी तरह समझ चुका था, मगर इसकी सेहत और नाजुक हालत को देखकर वो खामोश रहा। ये बात तो इससे भी मालूम थी कि जोया चाहती है कि वो इसे अपनाए और इनके दरमियान मियाँ बीवी का एक हकीकी रिश्ता कायम हो, लेकिन वो डरता था कि कहीं वो इस मासूम से जान पर कोई ज्यादती न कर बैठे। वो इसके 20 साल के होने का इंतजार कर रहा था और चाहता था कि इस दौरान जोया भी सब्र से काम ले और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। जब वो उसके पास गया तो जोया ने मुंह फेर लिया और बिस्तर के कोने में बैठ गई। मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो जाओ और मैं तुम्हें 100 बार मनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए इन दवाइयों से नाराज मत होना। अगर ये दवाइयाँ नहीं खाओगी तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। मुझे जल्दी ठीक होने का कोई शौक भी नहीं है, क्योंकि जल्दी ठीक होकर भी मुझे आपका ही हुक्म मानना है और आपकी दी हुई सजाएं सहनी होंगी। मुंह फैलाकर शिकवा करते हुए वो इस वक्त सीधा दानियाल के दिल में उतरती जा रही थी और दानियाल के लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। मेरा इतना ख्याल रखना, तुम इसे मेरी सजा कह रही हो। तुम ना समझो, सजा तो वो होगी जो तुम मुझसे चाहती हो। नाजुक सी जान है तुम्हारी, मुझे सह नहीं पाओगी। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर शरारत से बोला तो जोया का दिल जोर से धड़क उठा। पूरे 17 साल और 10 महीने की हो चुकी हूँ, अगले 2 महीने में 18 की हो जाऊंगी और आप अभी तक मुझे छोटा ही समझते हैं। इस बार दानियाल खिलखिलाकर हंस पड़ा। 17 की तो ऐसे कह रही हो जैसे 27 की हो गई हो। ये सारे फजूल ख्याल दिमाग से निकाल दो और पूरे 3 साल और इंतजार करो। अपना दिमाग पढ़ाई पर लगाओ, बेकार बातें इस खाली दिमाग में मत भरो। मुझे इल्जाम देने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करा मैडम साहिबा, बल्कि 2 साल से आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। क्या कभी मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की? इसने जोया का चेहरा थाम कर अपनी तरफ मोड़ा तो वो मासूमियत से सर हिलाने लगी। अगर आज मैंने तुम्हें इस जगह छोड़ा था तो इसका मतलब ये नहीं था कि तुमसे नफरत करता हूँ या पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम्हें थोड़ी सी सजा देकर समझाना चाहता था कि आइंदा से कोई गलत हरकत नहीं करोगी। ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे वाकई तुम्हारी बहुत फिक्र है जोया। अगर फिक्र करते हैं तो दिखाते क्यों नहीं? आप हर बार यही कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी आपका प्यार दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से मुंह फैलाते हुए बोली। दानियाल कितनी ही देर तक इसके मासूम हुस्न को देखता रहा। बेख्याली में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसने अपना चेहरा जोया के चेहरे के करीब किया। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता? जोया ने धीरे से सर हिला दिया और फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन आंखों में प्यार देखने का क्या फायदा? मुझे तो आपका साथ चाहिए। मेरा दिल मचलता है कि आपके करीब आने को, लेकिन आप करीब नहीं आने देते। मेरा दिल करता है मैं आपके कंधे पर सर रख कर लेटूं और आप मेरे सर को थपकते हुए दुनिया जहां की बातें करें और यूं ही बातें सुनते सुनते मैं आपकी बाहों में सो जाऊं। कभी दिल उदास होता है तो जी चाहता है आपके सीने से लगकर सारे गम हल्के कर लूं। जब मैं तैयार होती हूँ तो दिल करता है आप मेरी तारीफ करें, अपने होंठों से मेरे गालों को छूते हुए कहें कि जोया तुम बहुत खूबसूरत हो। वो जज्बात के रूप में बोलती चली जा रही थी और दानियाल हैरानगी से इसे देखता रहा। फिर वो खुद ही में इसके होंठों पर झुक गया। इसके नर्मो नाजुक गुलाबी होंठों का रस कशीद करने लगा। जोया इस सब के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं थी। इसका जिस्म जैसे सुन्न हो गया था। गर्म सांसों का तूफान आपस में घुलने मिलने लगा। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। इसने दानियाल की शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। एक अजीब सा सुकून इसके वजूद में उतर रहा था। दानियाल जो पिछले 2 सालों से अपने जज्बात को काबू में रखे हुए था, जब अपनी
नाजुक बीवी के लम्स को महसूस किया तो जज्बात बुरी तरह बहकने लगे। जो नरमी से शुरुआत हुई थी अब इसमें शिद्दत आने लगी थी। इसने जोया के लब्बों को बुरी तरह सुर्ख कर दिया था और आखिरकार इसे अपनी नाजुक बीवी पर तरस आ गया। जब वो इससे अलग हो गया तो जोया गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इसके गाल शर्म से दहक रहे थे, जबकि दानियाल अब खामोशी से अपना निचला होंठ दांतों तले दबाए आंखों में शरारत लिए अपनी बीवी का यह अनोखा रूप देख रहा था। जरा सी गुस्ताखी पर तुम्हारी ये हालत है और बातें करती हो और शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत की। जानती भी हो इसमें क्या कुछ करना पड़ता है। बात सिर्फ लबों तक नहीं रहती, इससे बहुत आगे जाती है। जब पूरी तरह मेरी शिद्दतों को सहना पड़ेगा तो पता नहीं तुम मुझे कैसे बर्दाश्त करोगी। उसके सर से पांव तक देखते हुए मदहोश लहजे में बोला तो जोया ने फौरन नजरें फेर ली। दिल की धड़कनें अब तक काबू में नहीं आई थी। वो दानियाल के गर्म होंठों का लम्स अब भी महसूस कर रही थी। अगर वो अस्पताल के कमरे में ना होती तो दानियाल से लिपट जाती, इसकी पनाहों में सिमट जाती, मगर इसने खुद पर काबू पाया। आपको अपना कोई भी रूप दिखाने की जरूरत नहीं है, कांपते लबों से कहते हुए उसने चेहरे की लाली छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। ये सुनकर दानियाल ठहाका मारकर हंस पड़ा। मगर मुझे तो लग रहा था कि मेरी प्यारी सी छोटी सी नाजुक बीवी अब इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है। मुझे नहीं पता था कि हमारी मैडम साहिबा से बड़ी बड़ी बातें करने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है, जब तुम खुद को तैयार नहीं कर पाई तो मैं दोबारा तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तो जोया का दिल धक से रह गया तो वो दोबारा दानियाल की कुर्बत चाहती थी। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो एकदम चिल्लाकर बोली। मगर फिर खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और वो पूरी तरह खामोश हो गई। अच्छा चलो जल्दी से दवा खा लो, फिर तुम्हें घर लेकर चलते हैं। घर वाले भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे तो लगा था जितना तुम सबको तंग करती हो वो तो शुक्र मनाएंगे कि तुम घर पर नहीं हो, मगर दादी कोई 50 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी हैं। इसने प्यार से इसे दवा खिलाकर पानी पिलाया और लिटा दिया। हम घर वापस कब जाएंगे? वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोली। 1 घंटे में डॉक्टर तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम सुबह घर चलेंगे क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। नहीं नहीं, मुझे अभी घर जाना है। दानियाल इसके सामने बैठ गया और इसके चेहरे को गहराई से देखने लगा। कुछ देर पहले की शरारत की लाली अब भी इसके गालों पर थी और होंठों की सुर्खी दानियाल की शिद्दत की गवाही दे रही थी। वो इसकी निगाहों से बहुत कंफ्यूज हो रही थी। जोया, मैं चाहता हूँ कि मेरी 5 बेटियां और 5 बिल्कुल तुम्हारे जैसे हों। ये सुनकर जोया की आंखें हैरत से फैल गईं। दानियाल ने तो पहले कभी किसी बच्चे का नाम तक नहीं लिया था, बल्कि इसने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। और आज आज वो पूरी 5 बेटियों की बात कर रहा था। पांचों का चेहरा एक पल के लिए इसकी आंखों के सामने घूम गया। वो इसका सर चकरा कर रह गया। ए मेरे खुदा, मुझे हिम्मत देना, वो मन ही मन में बोली। मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें जल्दी अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो बहुत वक्त बीत चुका है। मैं 27 साल का हो चुका हूँ। अगर 2 साल बाद मेरा बच्चा पैदा होता है तो जब तक वो जवान होगा मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। दानियाल शाह जानबूझकर ये बातें कर रहा था और साथ ही साथ जोया के चेहरे के तासुरात भी देख रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इसे तंग करते हुए इसे इस हद तक मजा आएगा। प्लीज आप इस तरह की बातें मत करें, मेरा दिल घबराने लगता है। वो परेशानी से अपने हाथ मसलते हुए बोली। मेरी जान, बातों से दिल घबराता है। जब मैं ये सब कुछ हकीकत में करूंगा तो तुम तो बेहोश ही हो जाओगी। बस इसलिए तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा और वक्त देना चाहता हूँ, ताकि तुम ज़हनी तौर पर हर चीज के लिए तैयार रहो। ये सुनकर वो नसें चुराने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद वहां डॉक्टर आ चुकी थी और इसने जोया को सख्ती से हदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुमने किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी और ना ही परेशान होने, और अगर ये तुम्हें टेंशन दे तो तुम मुझे बताना। तब जोया ये राज भी फाश हुआ कि डॉक्टर इसके शौहर की बचपन की दोस्त भी है। अभी जानने के बाद इसका मुंह एक बार फिर गुस्से से फूल गया। वो डॉक्टर से भी सीधा मुंह बात नहीं कर रही थी, जबकि डॉक्टर मारिया ने दानियाल शाह से सवाल कर ही दिया। यार दानियाल, तुम तो यूनिवर्सिटी में किसी को मुंह नहीं लगाते थे, बल्कि कॉलेज में भी तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। ऐसा क्या हो गया कि तुमने एक इतनी कम उम्र लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जबकि तुम तो कहते थे लड़की मैच्योर लड़की से शादी करूंगा। ये सुनकर जोया गौर से दानियाल के चेहरे को देखने लगी। ऐसे लग रहा था कि वो कह देगा कि ये सब घर वालों ने जबरदस्ती करवाया, वरना वो जोया में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। इस तरह डॉक्टर के सामने इसकी थोड़ी सुबकी हो जाएगी।
मगर हैरानी का झटका इसे इस वक्त लगा जब दानियाल शाह ने इसके कंधे के गिर्द अपने बाजू लपेटे और प्यार भरे अंदाज में बोला, मोहब्बत हर इंसान का कोई जोर नहीं होता मारिया। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है और किसी भी वक्त हो सकती है। मैंने जब इस लड़की को पहली बार देखा था तो पहली नजर में इसका दीवाना हो गया था। और दूसरी तरफ मेरी दादी की भी यही ख्वाहिश थी, तो बस मैंने अपनी मोहब्बत और अपनी दादी की ख्वाहिश को अहमियत दे दी। वाओ यार, तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मारिया मुश्किल से मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मारिया का शुमार भी इन्हीं लड़कियों में होता था जिन्होंने दानियाल शाह को प्रपोज किया था, मगर दानियाल ने सख्ती से मना कर दिया था। अब इसके पहलू में एक छोटी सी नादान लड़की को खड़ा देखकर वो हैरानो परेशान रह गई थी, क्योंकि वो लड़की ना तो दानियाल के मुकाबले की थी और ना ही इतनी पढ़ी लिखी। अभी तो वो सिर्फ सेकेंड ईयर में थी। वो दोनों घर वापस आ चुके थे। दानियाल शाह ने इसे आराम करने का कहा तो वो सुकून से अपने बेड पर जाकर लेट गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि दानियाल इसके बेहद करीब था और इसके चेहरे पर झुका हुआ था। ये देखकर इसका दिल धड़क उठा। अगले ही पल इसने अपनी पलकें झुका ली और इसकी पलकें थरथराने लगी थीं। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं, ये कहकर इसने जोया के होंठों पर अपना अंगूठा फेरा तो वो शर्मा कर साइड पर होकर लेट गई। दानियाल शाह ने इसके कंधे से पकड़कर इसे अपनी तरफ मोड़ा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो मुझसे शिकायत थी ना कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता और तुमसे प्यार का इजहार नहीं करता। वो मुझसे सवाल करने लगा तो जोया की आंखों में आंसू भर आए। हाँ, मुझे ये सब महसूस होता था। मुझे लगता था कि शायद दादी की वजह से मजबूरी में आपने शादी कर ली है, मगर बहुत जल्द आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे और अपनी उम्र की किसी मेच्योर लड़की से शादी कर लेंगे, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूँ। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। आपके सामने एक छोटी सी बच्ची लगती हूँ। लोग हमारे रिश्ते को लेकर बातें बनाते हैं और बस अपनी इज्जत बचाने की खातिर आप मुझे छोड़ देंगे। इसने टूटे हुए लहजे में कहा तो दानियाल शाह ने बेसाख्ता जोया के होंठों पर उंगली रख दी। आज तो ये बात कह दी है, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। मैं मर सकता हूँ लेकिन कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो, तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो, और मैं कैसे अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता हूँ। तुम जानती हो हमारी शादी किन हालात में हुई। ऐसे हालात में शादी होना बहुत बड़ी बात होती है, और इससे भी बड़ी बात होती है इस शादी को जिंदगी भर निभा लेना। दानियाल शाह की बात सुनकर वो एक बार फिर अपने माजी की यादों में खो गई। वो इस वक्त 15 साल की एक मासूम कली थी जो अपनी जिंदगी में खुश और मगन थी। जवानी की दहलीज पर कदम तो रख दिया था, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया था। छोटे बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला करना, चॉकलेट और आइसक्रीम खाना इसके पसंदीदा मशगले हुआ करते थे। वो घर में तो एक पल के लिए भी नहीं टिकती थी। स्कूल से आते ही बैग एक तरफ फेंका और बाहर गली मोहल्ले के बच्चों में शोर मचाने निकल जाती। इसकी माँ इसे पीछे से रोकती रह जाती। सोया, अब तुम बड़ी हो रही हो, ख्याल रखा करो बेटी। इस तरह लड़कियां बाहर लड़कों के साथ खेलती अच्छी नहीं लगती। और जोया एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। जब तक वो बाहर खेलती रहती, जोया की माँ इस पर पूरी नजर रखती थी, क्योंकि जोया ने जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखा था वो खिलकर गुलाब का फूल बनने लगे थे। ऐसा मासूम हुस्न की देखने वालों की नजरें भटक जाएं। जोया की माँ दिल पर हाथ रखकर अपनी बेटी के लिए दुआ करती कि ए खुदा, जिस तरह तूने इसे खूबसूरती की दौलत से मालामाल की है, वैसे इसके नसीब भी अच्छे करना। लेकिन इन्होंने क्या सोचा था, जिंदगी इस तरह करवट बदलेगी कि इसकी सारी शरारतें दुखों में बदल जाएंगी। जैसे इसके बाबा का इंतकाल हुआ, इसके मामू ने अपने असली चेहरा दिखा दिया। ना सिर्फ इन्होंने इसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, बल्कि इसकी माँ के पास जो भी जेवरात थे वो भी हथिया लिए। इन्होंने इसे अपने घर में इस तरह कैद कर लिया था कि वो इसके साथ नौकरानियों जैसा सलूक करते थे। वालिद के मरने का काम जोया की माँ को ऐसा लगा कि एक दिन इन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो जोया को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब तो जोया अपने मामू पर पूरी तरह मुनहसर हो गई थी। दादी जान को अपनी पोती की बहुत याद आती थी, मगर जब भी वो इससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती, इसके मामू कोई न कोई बहाना बना देते कि वो पढ़ाई में बहुत मसरूफ है। एक दिन दादी जान के दिल को बहुत बेचैनी हो रही थी। इन्हें बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, और फिर पिछली रात तो इन्होंने ख्वाब में भी अपनी पोती को परेशान देखा था। जोइन के ख्वाब में आई थी और कह रही थी कि दादी जी, आप कैसी माँ है, आपको जरा भी परवाह नहीं कि आपकी बेटी कितनी तकलीफ में है। दादी जी को अमूमन सच्चे ख्वाब ही आते थे। सुबह होते इन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे जोया से मिलने जाना है। चचा ने समझाया कि इसके मामू हमें पसंद नहीं करते, वो हमें देखकर नाराज हो जाएंगे।
अरे मुझे किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी पोती से मिलना है। 4 महीने हो गए, मैंने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची, ठीक से खाना खाया भी है या नहीं मेरी मासूम सी बच्ची। मैं तो पहले इसे वहां भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन खुदा का कहर टूटे इसके मामू पर, जो जबरदस्ती से अपने साथ ले गया। और यूं वो अपने बड़े बेटे के साथ इसके ननियाल पहुंच गई, लेकिन जैसे इन्होंने लाउंज के अंदर कदम रखा, इन्हें चीखों की आवाजें सुनाई दी। ये चीखें किसी और की नहीं बल्कि जोया की थी। इसकी मुमानी से बुरी तरह थप्पड़ मार रही थी, जबकि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर दादी का दिल कांप उठा और इसे वहां से अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर मुमानी ने एक और अजीब बात कह दी। हवेली में इतने सारे जवान नौकर हैं, मैं इस बच्ची को बिना किसी रिश्ते के वहां नहीं भेज सकती। हम इसके साथ जैसा भी सलूक करें, लेकिन ये यहाँ महफूज है, क्योंकि मेरे घर पर कोई मर्द नौकर नहीं, मेरी सिर्फ बेटी है। तभी दादी जान ने अपने बड़े बेटे को वहां बुलाया और इससे मशवरा किया। दादी जी के बड़े बेटे राजेश मेहरा की नजर में अब जोया को हवेली लाने का एक ही रास्ता बचा था कि किसी तरह जोया की शादी करा के इसे इस जहन्नुम से बाहर निकाला जाए। लेकिन जोया अभी बहुत छोटी थी, सिर्फ 15 साल की। इनके दिमाग में ख्याल आया कि अपने दोस्त के बेटे दानियाल शाह को, जो अभी लंदन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके लौटा था और यहीं अपना बिजनेस सेट करना चाहता था। हालांकि इसके माँ बाप लंदन में सेटल थे, लेकिन इसे अपने मुल्क में रहकर यहीं शादी करने और सब कुछ सेटल करने का मन था। राजेश मेहरा के दिमाग में दानियाल शाह का चेहरा घूम गया। हालांकि वो जोया से 10 साल बड़ा था और जोया भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, ना ज़हनी तौर पर ना ही जिस्मानी तौर पर। लेकिन इन्हें किसी न किसी तरह जोया को वहां से निकालना था। चुनाचे बड़ों की रजामंदी से जोया और दानियाल शाह का निकाह कर दिया गया। ये तय पाया कि अभी से निकाह होगा, रुखसती 3-4 साल बाद होगी। दानियाल शाह, जो अपने बिजनेस को खड़ा करने की तगोदों में लगा हुआ था, ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। मगर राजेश अंकल इस पर बहुत एहसानात थे, इसलिए वो चाह कर भी मना ना कर सका। जोया के मामू मुमानी कुछ ना कर सके और जोया को हवेली ले आए। दादी ने जोया और दानियाल का कमरा अलग रखा था और दानियाल को इस पर कोई एतराज भी नहीं था। जोया को तो इस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। शुरू शुरू में तो दानियाल इसे एक छोटी बच्ची समझता था और वो वाकई एक छोटी बच्ची जैसी ही थी। हद से ज्यादा शरारती और अपनी मनमानी करने वाली, इसे सबकी नाक में दम कर रखा था। वो दानियाल शाह से जानबूझकर पंगे लेती, इसे तंग करती और परेशान करती। वो गुस्सा तो बहुत होता, मगर आज तक कभी इसने जोया पर ऊंची आवाज में हाथ नहीं उठाया था और ना इसे बुरी तरह डांटा था। आहिस्ता आहिस्ता जोया को अपने रिश्ते का एहसास होने लगा था। हर वक्त गुस्से में रहने वाला खूबसूरत और रोबदार शख्सियत का मालिक दानियाल शाह इसके दिल पर कब्जा जमा कर बैठ चुका था। ऊपर से इनके दरमियान बने इस मुकद्दस रिश्ते का भी असर था कि वो मन ही मन में दानियाल शाह को पसंद करने लगी थी। वो इसकी मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी, लेकिन दानियाल इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। इसे याद है, एक बार सब लोग शादी पर जा रहे थे, बाकी सारे लोग गाड़ियों में भरकर जा चुके थे। सिर्फ जोया रह गई थी, क्योंकि इसका जाने का इरादा नहीं था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन दादी ने कहा, जोया, इस तरह हवेली में अकेले रहना भी ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। इसलिए दादी ने जाते हुए दानियाल से कहा था कि जोया को दवाई लाकर अपने साथ शादी में ले आना, और दानियाल ने हामी भर ली। वो जोया को दवाई देकर और तैयार होने का कहकर खुद चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो लौटा तो देखा कि अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो पसीने में नहाई हुई अपने ब्लाउज की जिप में उलझी हुई थी कि दानियाल ने अंदर कदम रखा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वहां दादी ने फोन करके मेरा बुरा हाल कर दिया। लेकिन दानियाल, मैं तो तैयार हो गई थी, बस अब जिप ने मुझे परेशान कर दिया है। वो बेधड़क दानियाल की तरफ पीट करके खड़ी हो गई, जहां इसकी जिप बुरी तरह एक जगह अटक गई थी। सफेद नाजुक कमर पर दानियाल की निगाहें ठहर गईं। ये पहली बार था जब इसने जोया को इस रूप में देखा था। इस लहंगे में वो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी लग रही थी। इनकी शादी को 8 महीने हो चुके थे और अब वो 16 साल की हो गई थी। तो तुम दूसरे कपड़े पहन लो, दानियाल ने नजरें छुड़ाते हुए मशवरा दिया। दूसरे कपड़े मैंने ट्राई किए थे, पर वो मुझे फिट नहीं आ रहे। बाकी रोजमर्रा वाले कपड़े, अब इन्हें तो नहीं पहन सकती ना, सारे कपड़े छोटे पड़ गए। बस यही एक लहंगा था जो थोड़ा फिट रहा था, हालांकि टाइट ही तो ये भी है। दानियाल की नजरें इसके भरे भरे वजूद पर जम गईं। जब वो इस हवेली में आई थी तो बिल्कुल दुबली पतली थी, लेकिन इन 8 महीनों में इसका जिस्म काफी बढ़ चुका था। इसका ब्लाउज इसकी धड़कनों पर बुरी तरह टाइट हो रहा था। प्लीज आप मेरी जिप लगा दें। वो या तो इतनी मासूम थी या बनने का नाटक कर रही थी।
वो आग से खेल रही थी। दानियाल शाह एक जवान और जज्बात से भरपूर मर्द था और जोया की खूबसूरत कम उम्र बीवी। वो भूल चुकी थी कि अगर वो इस तरह खुद को पुश करेगी तो वो कैसे खुद को संभाल पाएगा। बगैर सोचे समझे दानियाल ने जिप की तरफ हाथ बढ़ाया और बेदिहानी में इसके हाथों ने जोया के नाजुक वजूद को छू लिया। इसके पूरे बदन में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। वो इसकी बीवी थी, एक जायज रिश्ते में बंधी हुई, और ऊपर से तन्हाई। वो कैसे खुद को संभालता, इसे अपने हलक में एक गोला सा उभरता हुआ महसूस हुआ। गला खुश्क हो गया था। जोया की गर्दन पर दाएं तरफ एक काला तिल था, जैसे छूने के लिए दानियाल का मन बेकरार हुआ और फिर अगले पल इसने अपने होंठ इस पर काले तिल पर रख दिए। दानियाल के गर्म होंठों का लम्स जैसे जोया ने अपनी गर्दन पर महसूस किया, वो बुरी तरह कांप उठी। भले वो दानियाल को पसंद करती थी, लेकिन इस तरह दानियाल का इसके करीब आना इसे अंदर तक जकड़ चुका था। वो बदक कर इससे दूर हटी। दानियाल की आंखों में चमकते मदहोशी के रंग देखकर वो बुरी तरह बदहवासी हो गई। आप जाएं, मैं दूसरे कपड़े पहन लूंगी। बदहवासी में कहते हुए इसने अलमारी खोलकर कपड़े निकालना शुरू कर दिए। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। इससे अब तक दानियाल के होंठों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था और दानियाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, शदीद एहसास। जोया अभी से 16 की थी और अभी से इस पर यूं जज्बात लुटाना कहाँ की अक्लमंदी थी। इस दिन इसने तय कर लिया था कि वो अपने जज्बात को काबू में रखेगा और इन्हें जोया पर कभी जाहिर नहीं होने देगा, जब तक वो समझदार और मेच्योर लड़की नहीं बन जाती, जब तक कि वो इस रिश्ते की नजाकत को समझने ना लगे। अभी वो छोटी थी, इन सब बातों की इसे समझ नहीं थी। वो खामोशी से कमरे से निकल गया और जोया ने अपने दिल की धड़कनों को मुश्किल से काबू किया। चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और ये वो पहला लम्स था जो इसे दानियाल से मिला था, और अब वो दानियाल की कुर्बत के लिए बार बार मचलने लगी थी, जबकि दानियाल ने अपने कदम रोक लिए थे। जिस जगह वो रहते थे वहां से इसका ऑफिस काफी दूर पड़ता था, तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते थे। घर वालों की इजाजत से इसने अपने ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट खरीद लिया था, लेकिन जोया की जिद थी कि मैं भी दानियाल के साथ जाऊंगी। दानियाल के बिना वो कैसे जिएगी? ये सोचकर इसे रोना आ रहा था। सब लोगों ने इसे समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जोया को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इसने जिद बांध ली थी कि इसे बस दानियाल के साथ रहना है। फिर इसकी जिद को देखते हुए घर के बड़ों ने फैसला किया कि अब जोया की रुखसती कर देनी चाहिए, लेकिन ये फैसला लेने से पहले दादी ने दानियाल को अपने कमरे में बुलाया। दानियाल बेटा, जोया की जिद को देखते हुए मैं रवायती तौर पर इसकी रुखसती कर देना चाहती हूँ। तुम इसके शौहर हो और बीवी का हक होता है अपने शौहर के साथ रहना, लेकिन दानियाल बेटा, जोया भी छोटी है, मासूम है, नादान है, अभी से रिश्ते की इतनी समझ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मतलब समझ रहे होगे। तुम समझदार हो, इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त देना। दादी आप फिक्र न करें, मैं आपकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गया हूँ। और दादी ने एक सुकून भरा सांस लेते हुए दानियाल का माथा चूम लिया था, और इस तरह दानियाल जोया को लेकर अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। कभी कभी वो दोनों मिलकर हवेली जाते और काफी वक्त अपनों के दरमियान गुजारते। इस वक्त भी वो हवेली में थे। जोया की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो अस्पताल से सीधा इस हवेली की तरफ ले आया था, जहाँ वो भी एक छोटी सी गुड़िया की तरह इसके बाजू में लेटी हुई थी। जब दानियाल ने बहुत प्यार से इसका माथा छुआ, अब दानियाल जोया का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। इसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखता, इसे बाहर घुमाने ले जाता, इसे अपने साथ अपने होने का एहसास दिलाता। कभी कभी इसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए इसे गुड नाइट कहता, और जोया के लिए तो ये बहुत था। वो यही तो चाहती थी। वो दानियाल को लेकर डर गई थी, इनसिक्योर फील करने लगी थी कि कहीं दानियाल इसे छोड़ ना दे। लेकिन अब दानियाल ने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था, तो इसके दिल में एक सुकून उतर गया और वो खुश रहने लगी। पढ़ाई पर भी तवज्जो देने लगी। इसकी 18वीं सालगिरह पर दानियाल ने इसे एक मोबाइल गिफ्ट किया था, जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। दानियाल का इकोनॉमिक्स का कोर्स करे और बिजनेस का इरादा था कि जोया माशियात में एक साथ कदम बकदम खड़ी रहे, और जोया को भी कोई एतराज नहीं था। वो खुद भी तो हर कदम दानियाल के साथ रहना चाहती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और फिर पूरा 1 साल और बीत गया। ऐसे 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। बस नहीं बदला था तो वो दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार, जो आज भी वैसे था। इस दिन वो ऑफिस आया तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जब अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो जोया इससे कहीं नजर नहीं आई। इसके मन में बेचैनी ने सर उठाया। दानियाल का अपार्टमेंट सबसे टॉप पर था।
जरूर जोया छत पर गई होगी क्योंकि इसे बारिश का मौसम बहुत पसंद था। लेकिन बारिश एंजॉय करते हुए वो भूल जाती थी कि वो जरा सा भीगने से ही बीमार पड़ जाती थी। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। दानियाल बड़बड़ाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ा और टेरेस पर पहुंचकर इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसका ख्याल दुरुस्त निकला था। वो बारिश में दोनों हाथ फैलाए मौसम को एंजॉय कर रही थी। दानियाल को देखते वो वहीं से उछलकर बोली, दानियाल प्लीज आओ ना, देखो कितना मजा आ रहा है। बेवकूफ लड़की, अभी तुम्हें मजा आ रहा है, थोड़ी देर में तुम्हारी छींकें शुरू हो जाएंगी। कुछ नहीं होता दानियाल, प्लीज आओ ना, हम दोनों साथ मिलकर नहाएंगे। और न जाने क्या सोचकर दानियाल भी इसके साथ आकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदें दोनों को भिगोती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता जोया को ठंड लगने लगी थी। लेकिन इसे दानियाल की कुर्बत में बहुत सुकून मिल रहा था और वो अपनी ठंड को बर्दाश्त करते हुए पूरी तरह बारिश का लुत्फ उठा रही थी। लेकिन वो कब तक ठंड बर्दाश्त करती? बारिश के पानी से इसे वैसे भी एलर्जी थी। एक जोरदार छींक मारते हुए वो दानियाल के सीने से लग गई। कर ली ना तबीयत खराब, चलो अब नीचे। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और टॉवल से इसे खुश करने लगा। साथ ही साथ इसे डांट भी रहा था। अब बस भी कर दो दानियाल, कितना डांटोगे? वो मुंह फुलाते हुए बोली और साथ ही एक जोरदार छींक मार दी। अब जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता हूँ। ऐसे बाथरूम की तरफ धकेलते हुए वो बोला। बाथरूम में जाकर गर्म पानी के शॉवर के नीचे खड़ी हुई तो जोया की जान में जान आई। और जोया, ये लो कपड़े, जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है। दानियाल ने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। शायद जल्दबाजी में जोया से अंदर से बंद करना भूल गई थी और दरवाजा अंदर की तरफ खुलता चला गया। सामने जोया शॉवर के नीचे खड़ी थी। दानियाल की नजर इसके खूबसूरत और नाजुक वजूद पर पड़ी तो इसकी धड़कनें बेतरतीब हो गईं। बेख्तियार इसके कदम जोया की तरफ बढ़े। जोया सांस रोके दानियाल को देख रही थी। अगले ही पल इसने शर्मा कर अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। दानियाल ने एक झटके से जोया को पीछे से अपने सीने से लगा लिया। इसकी गर्दन से गीले बालों को हटाते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन और पीठ पर अपना लम्स छोड़ा था। जब जोया 16 साल की थी तब इसने पहली बार इसके लिए अपने दिल में जज्बात महसूस किए थे और आज वो 19 साल की हो गई थी। पिछले 3 साल से वो खुद पर पहरे बिठा रहा था, लेकिन आज वो ये सारे पहरे खुद तोड़ देना चाहता था। जब दानियाल के हाथ इसकी धड़कनों तक पहुंची तो जोया मचलते हुए इसके चौड़े सीने में मुंह छुपा गई। इसके कांपते होंठों से दानियाल का नाम निकला। जोया प्लीज, अब और नहीं, अब मजीद खुद पर काबू नहीं रख सकता। कहते हुए इसने जोया को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे में लाकर बेड पर बिठा दिया। फिर धीरे से इसके होंठों पर झुक गया। वो कतरा कतरा इसके हुस्न का रस पीने लगा। इसके बाद वो इसकी गर्दन पर आया और वहां अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा। वो बुरी तरह मचल रही थी। कभी शर्मा कर इसके सीने में छुप जाती तो कभी चादर को मजबूती से पकड़ लेती। दानियाल के लिए मंजर बहुत अनोखा और प्यारा था। इसके दिल में ख्वाहिश जागी कि ये पल कभी खत्म ना हो। क्या तुम इस रिश्ते की शुरुआत के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? वो एक पल के लिए पीछे हटा और बहुत प्यार से इसके चेहरे को देखते हुए पूछा। जोया ने तेजी से सर हिलाया। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ दानियाल, क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर लोगी? दानियाल ने एक बार फिर इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया तो वो बुरी तरह घबरा गई। ये तो मैं नहीं जानती दानियाल, मगर वादा करती हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, क्योंकि दानियाल इसे बहुत उलझा रहा था और ऐसी सूरत हाल का इसने पहले कभी सामना नहीं किया था। दानियाल ने एक बार फिर अपनी बाहों में जकड़ लिया, अपनी शर्ट उतारी और दोबारा इस पर झुक गया। अब वो इसके चेहरे के हर नक्श को छू रहा था। चेहरे से होता हुआ वो इसकी गर्दन पर आया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अगले ही पल वो इसके वजूद में उतर गया। एक मीठा मीठा दर्द जोया की आंखों में आंसू ले आया और इसने शिद्दत से अपने नाखून दानियाल के कंधों में गाड़ दिए। दानियाल ये सब बहुत सब्र से सह रहा था, बल्कि दिल ही दिल में खुश हो रहा था। तुम्हारे साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजरने वाली है जोया। वो इसे आजाद करते हुए इसके कान में सरगोशी कर रहा था और फिर इसके कान कीलों को दांतों में चबा गया। तुम ठीक तो हो? अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे फौरन बता देना। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल को कुछ होता है। वो इतने गहरे लहजे में बोला कि जोया को अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। इसे अपने शौहर पर बहुत प्यार आ रहा था, जो इसका हद से ज्यादा ख्याल रखता था और इसे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता था। जिस तरह कोई भी काम करने से पहले बच्चों से पूछा जाता है, बिल्कुल इस तरह वो इससे भी पूछ रहा था। आप मुझसे वादा करें कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? वो इन नाजुक लम्हों को में भी
जिंदगी भर का साथ मांग रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ सकता हूँ? अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो सांस लेना भी छोड़ दूंगा। मेरी ये जिंदगी मेरी सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि ये जिंदगी मैंने तुम्हारे साथ गुजारनी है। वो सारी रात एक सुहाने ख्वाब की तरह बीती। पूरी रात वो इसकी मोहब्बत के समंदर में डूबी रही। कभी वो थोड़ा सख्त हो जाता तो कभी अपनी नरमी से इसे छू जाता। इस रात इसने अपने हर रूप का जादू जोया पर चला दिया और जोया भी इसके हर अंदाज की दीवानी हो गई। सुबह जब वो उठी तो दानियाल की शरारती आवाज इसके कानों में गूंजी। अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? अगर है तो वो शिकायत भी अभी इसी वक्त दूर कर सकता हूँ। वो इसे अपने करीब करता हुआ शरारत से बोला था। वो न जाने कब उठा था और अब ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था, जबकि जोया की तो नींद अब खुली थी। मेरी तौबा जो अब मैं आपसे कुछ शिकायत करूं। इसका रात वाला जुनूनी रूप याद करके वो बुरी तरह शर्मा गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें ये डर भी नहीं रहा कि मैं अपना हक किसी दूसरी औरत से ले लूंगा? वो जानबूझकर इसे चिढ़ा रहा था। अगर मुझे इस बात पर शक हुआ ना, तो देखना मैं आपका क्या हाल करती हूँ। इसने दानियाल की टाई पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। वो 5 फुट दूर 2 इंच की नाजुक सी लड़की जो बमुश्किल इसके कंधे तक पहुंचती थी, अब इस पर किसी बॉस की तरह अपनी मर्जी चला रही थी। अरे नहीं मैडम जी, ये जुल्म मत कीजिएगा, मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, वो ड्रामाई अंदाज में बोला और जोया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो इसे बाहर तक छोड़ने आई। जाते जाते दानियाल इसके करीब झुका। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे और फिर आइसक्रीम खाने भी चलेंगे। सच्ची? वो बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली। मेरा मनपसंद याद है ना, बटर स्कॉच? वो चल रही थी। बटर स्कॉच? दानियाल ने अपना माथा मसला। इसकी बीवी अभी भी बड़ी नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ाना ऐसी रोमानवी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमानवी कहानी के साथ।